नमस्कार। 27 जुलाई की शाम आप है मेरे साथ ZATV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और अब वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई, कोलकाता में 3 उच्च क्षमता वाली कोविड जांच प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोरोना महामारी को लेकर लापरवाही न बरतने के लिए सतर्क किया। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ। देश में अब तक 8,85,576 लोग ठीक हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिक्किम ने 1 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया। और वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे 8 लाख से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे। मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इन केंद्रों में देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान और उपचार में मदद मिलेगी। ये केंद्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय केंद्र कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान, मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्र रोग संस्थान में स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी का जल्द पता लगाने और नियंत्रण के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाई है। इन तीनों केंद्रों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से बनाया गया है और ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कोरोना महामारी के बाद इन केंद्रों पर हेपेटाइटिस B और C, तपेदिक डेंगू के अलावा दूसरी जटिल बीमारियों की जांच भी हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही न बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट अभी टला नहीं है और अत्यधिक सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने इस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया है और स्वस्थ होने की दर अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर है। मृत्यु दर भी अन्य देशों की तुलना में कम है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया से ज्यादा देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होना काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत लाखों लोगों की जान बचाने में सफल रहा है। नरेंद्र मोदी ने लोगों से बाहर निकलते समय मास्क लगाने का आग्रह किया ताकि स्वयं के साथ औरों की भी संक्रमण से रक्षा हो सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश में पहली बार एक दिन में कोविड संक्रमण से रिकॉर्ड संख्या में लोग ठीक हुए हैं। पिछले एक दिन के दौरान 36,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 8,85,576 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर 63.29% हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या 4,17,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने राज्यों में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करें। सिक्किम सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन 1 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सिक्किम में 21 जुलाई से जारी लॉकडाउन आज सुबह समाप्त हो रहा था। कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए सिक्किम सरकार ने पूर्णबंदी को बढ़ावा दिया है। राज्य में खासकर पूर्वी और दक्षिण जिलों में कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। राज्य में रविवार को कोविड-19 महामारी से पहली मौत हुई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 45 नए मामले सामने आने के बाद सिक्किम में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 397 हो गई है, जबकि संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 545 हो गए हैं। 148 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। दक्षिण सिक्किम से 31 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पूर्वी सिक्किम से 14 मामले की पुष्टि हुई है।
राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 अगस्त तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन सभी शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महान वैज्ञानिक और शिक्षक डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। जन राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के रूप में लोग डॉक्टर कलाम का शिलांग में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते समय 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दे रही है। वन क्षेत्र बढ़ाने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना शुरू की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। वन विभाग की अनेक योजनाओं से राज्य में हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। रक्षाबंधन का त्योहार अब केवल 1 सप्ताह दूर है। उत्तर प्रदेश के बाजारों में पिछले वर्ष तक चीन में बनी राखियों की भरमार रहती थी, लेकिन इस बार लोगों के साथ साथ दुकानदार भी भारत में बनी राखियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। राज्य में स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले लोकल फॉर वोकल अभियान में आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में इस समय राखी की दुकानों पर भारी भीड़ है और सब जगह लोगों की एक ही मांग है। हर कोई देश में बनी राखी खरीदना चाहता है। सीमा पर तनाव के बीच व्यापारियों ने भी लोगों के मिजाज को भांपते हुए चीन में बनी राखियों से दूरी बना ली है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्थानीय राखियों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लखनऊ में कई दुकानदारों से बातचीत की गई और उनका कहना था कि लोगों ने सीधे तौर पर चीन की राखियों को खरीदने से मना कर दिया है और वो भारत में ही बनी राखियों की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर इस मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की मदद से तमाम जिलों में स्वयं सहायता समूह राखियां बना रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के एक ऐसे ही लाभार्थी ने जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के दाचू गांव में सुरक्षा बलों ने एक बाग आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने का पता लगाया है। शोपियां पुलिस 44 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की 178वीं बटालियन ने कल विश्वसनीय सुराग मिलने के बाद इलाके में तलाशी के दौरान इस ठिकाने का पता लगाया। वहां से 2 UBGL ग्रेनेड, 3 चीनी ग्रेनेड, AK-47 राइफल की 1 मैगजीन और 20 गोलियां, 1 रेडियो सेट और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि करने वाली सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत की। उन्होंने वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की मरम्मत में मदद की पेशकश की है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मंत्रालय दूसरी सरकारी एजेंसियों और अन्य स्रोतों से भी वित्तीय मदद दिलाने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में असम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में आई बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। राज्य में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। 23 जिलों में लगभग 25 लाख लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। बाढ़ से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर बिहार में 11 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिलों में नदियों के तटबंध टूटने से स्थिति बिगड़ गई है। पूर्वी चंपारण जिले में तैतरिया ब्लॉक में लहलादपुर के नजदीक गंडक नदी का तटबंध टूटने से कुछ और इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ के पानी में सड़कें डूब जाने से दरभंगा, जयनगर और दरभंगा समस्तीपुर मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। कई स्थानों पर रेल की पटरियों पर पानी भर जाने से पूर्वी मध्य रेलवे के दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर आज लगातार चौथे दिन रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 6 मई से अब तक विभिन्न माध्यमों से विदेशों में फंसे 8,14,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 2,70,000 भारतीय 53 देशों से विमानों से लौटे हैं। पुरी ने ट्वीट कर बताया कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। इस चरण में एयर इंडिया, अमेरिका, कनाडा, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ब्रिटेन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, सऊदी अरब, बहरीन, न्यूजीलैंड और फिलीपींस से भारत के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान संचालित करेगा। पुरी ने कहा कि एयर इंडिया टिकटों की बुकिंग के बारे में विस्तृत ब्यौरा जल्द ही घोषित करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि वंदे भारत के चौथे चरण में 1,197 उड़ानों का संचालन किया गया। इनमें 945 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 252 फीडर उड़ानें थी।
वंदे भारत मिशन के 5वें चरण के तहत संयुक्त अरब अमारात और भारत के विभिन्न शहरों के बीच 100 से अधिक उड़ानें संचालित की जाएंगी। 74 उड़ानें दुबई और शारजा से निर्धारित की गई हैं, जबकि 31 उड़ानों को अबू धाबी से भारत के विभिन्न गंतव्यों तक संचालित किया जाएगा। अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक सिख और हिंदू समुदाय के 11 सदस्य कल नई दिल्ली पहुंचे। भारत ने इनका वीजा मंजूर किया और यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। इनमें सिख समुदाय के नेता निदान सिंह सचदेवा भी शामिल हैं, जिनका अपहरण किया गया था और बाद में इन्हें मुक्त कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित वापसी में आवश्यक सहयोग के लिए अफगानिस्तान सरकार की सराहना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पिछले सप्ताह कहा था कि अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदायों पर आतंकवादी हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। ये हमले आतंकवादियों द्वारा उनके बाहरी मददगारों के शव पर किए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्रालय को इन अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों से भारत आने और यहां बसने के बारे में अनुरोध मिल रहे हैं। उन्होंने बताया था कि काबुल में भारतीय दूतावास उन्हें आवश्यक वीजा उपलब्ध करा रहा है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।